हेलो दोस्तों, डार्क स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी असम के भूतिया ट्रेन की है। जटिंगा असम का एक छोटा सा गांव, जहां एक रहस्यमय ट्रेन की कहानी सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये ट्रेन सिर्फ आधी रात को दिखती है, धुंध और अंधेरे के बीच से निकलती हुई, जैसे आत्माओं की कोई शरण स्थली हो। राहुल और उसके दोस्तों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिज्ञासा उन्हें इस भयानक ट्रेन के अंदर खींच ले जाएगी। एक तूफानी रात में वे इस ट्रेन के रहस्य को सुलझाने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें जल्दी ही एहसास होता है कि ट्रेन में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो अब तक अनदेखा और अनसुना है। अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें। दोस्तों, आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और यह भी लिखें कि आप यह स्टोरी कहां से सुन रहे हैं, और अगर आपके पास कोई स्टोरी है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम और ईमेल पर स्टोरी भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रात का वक्त था, चंद्रमा का हल्का उजाला जंगल के बीच से गुजरती रेलवे ट्रैक पर पड़ रहा था। जटिंगा गांव असम का वो इलाका जिसे रहस्य और डर के लिए जाना जाता है, वहां हर रात एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी। लोग कहते हैं कि यहां एक भूतिया ट्रेन चलती है जिसे कई लोगों ने देखा है, लेकिन आज तक कोई भी इसे छू नहीं पाया। राहुल, एक यंग जर्नलिस्ट, इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। उसका मानना था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं, लोगों के दिमाग की उपज। लेकिन जब उसे अपने न्यूज़पेपर के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टोरी की तलाश थी, तो उसे इसी ट्रेन के बारे में लिखने का आइडिया आया। एक ट्रिप लगाते हैं जटिंगा की ओर, राहुल ने अपने फ्रेंड्स से कहा था। अगर यह ट्रेन सच में है तो मैं उसका फोटो खींचकर अपना नाम बना दूंगा। राहुल के साथ उसके 3 दोस्त थे, नीतू, अर्जुन और सीमा। वे सभी एडवेंचर के शौकीन थे और राहुल के इस प्लान में उन्हें एकदम मजा आया। वे सब अगले ही दिन जटिंगा के लिए निकल पड़े। जटिंगा पहुंचते ही उन्हें वहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। गांव के लोग उनके आने पर हैरान और थोड़ा डरे हुए लग रहे थे। राहुल ने जब ट्रेन के बारे में गांव वालों से पूछा तो सबने नजरें फेर लीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। आखिरकार एक बुजुर्ग ने हिम्मत की और धीरे धीरे राहुल से कहा, बेटा, वो ट्रेन देखना कोई मजाक नहीं है। जिसने भी उसे देखा वो वापस नहीं आया। ये सब अंधविश्वास है बाबा। राहुल ने हंसते हुए कहा, हम सिर्फ एक स्टोरी के लिए आए हैं। जटिंगा की स्टोरी हमेशा जिंदा रहती है। बूढ़े ने बस इतना ही कहा और वहां से चल पड़ा। रात होते होते राहुल और उसके दोस्त रेलवे ट्रैक के पास पहुंच गए। घना जंगल और चारों तरफ घुप अंधेरा। उनकी टॉर्च की रोशनी जंगल की गहराई में खो जाती थी। वो सब वहीं बैठकर ट्रेन का इंतजार करने लगे। क्या सच में ये सब करना सही है? नीतू ने घबराते हुए पूछा। रिलैक्स नीतू, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, यह बस एक रेलवे ट्रैक है और कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात का घंटा बजाया, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आया। ट्रैक के आसपास की हरियाली अचानक हिलने लगी। सभी ने अपनी जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए। सीमा ने अपनी टॉर्च बंद कर दी। श्श्श, सुनो, क्या तुम लोग भी वही सुन रहे हो जो मैं सुन रही हूं? सभी चुप हो गए। दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, लेकिन यह आवाज सामान्य ट्रेन की सीटी से अलग थी, मानो उसमें दर्द और कराहने की मिलावट हो। जंगल के बीच से, धुंध के भीतर से एक ट्रेन धीरे धीरे उभरने लगी। उसकी लाइट्स धुंधली और टिमटिमा रही थीं और धुएं की एक मोटी परत ट्रेन के ऊपर मंडरा रही थी। ट्रेन बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे किसी जमाने की हो। उसका हर डब्बा जंग खाए लोहे से बना हुआ था और खिड़कियों पर कोई कांच नहीं था, बस अंधेरा ही अंधेरा था। क्या ये वही है? अर्जुन ने कांपते हुए कहा। राहुल ने कैमरा निकाला और फोटोज खींचने लगा। जैसे ही उसने पहला शॉट लिया, कैमरे की स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो गई। ये क्या बकवास है? राहुल चिल्लाया। बैटरी तो फुल थी। नीतू और सीमा दोनों अब बहुत डर चुकी थीं। चलो वापस चलते हैं, सीमा ने आग्रह किया। नहीं, हम यहां तक आए हैं तो ट्रेन को करीब से देखना तो बनता है, राहुल ने कहा। राहुल और अर्जुन धीरे धीरे ट्रेन के पास जाने लगे। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला, जैसे उन्हें बुला रहा हो। अर्जुन ने राहुल की तरफ देखा, लेकिन राहुल ने बिना एक पल की देरी किए
ट्रेन के अंदर कदम रख दिया। ट्रेन के अंदर घुसते ही एक सर्द सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन वे अपनी टॉर्च की मदद से आगे बढ़ते रहे। ट्रेन के डिब्बे में टूटी फूटी सीटें, फटे पुराने पर्दे और जगह जगह खून के धब्बे थे। ये सब क्या है? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आगे की ओर बढ़ता गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे खींच लिया हो। जैसे ही वे अगले डिब्बे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां बहुत से लोग बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, चेहरों पर कोई भाव नहीं था। राहुल ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और जोर से दबाया। ये सब क्या है? अर्जुन ने फिर से पूछा। अब की बार उसकी आवाज और भी धीमी और डरावनी थी। तभी अचानक से एक औरत का सिर मुड़ा और वो राहुल की तरफ देखने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वो बमुश्किल सुन पा रहे थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी कंपकंपी थी। राहुल और अर्जुन अब पूरी तरह से डर चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वापस जाने का रास्ता सोचा, ट्रेन की लाइट्स अचानक जल उठीं और ट्रेन ने अचानक से तेज रफ्तार पकड़ ली। दोनों ने खुद को किसी तरह सीट पर पकड़ लिया। ट्रेन के बाहर की खिड़कियों से वो देख सकते थे कि ट्रेन अब जंगल से बहुत दूर निकल आई थी और वो कहीं और जा रही थी। हम कहां जा रहे हैं? अर्जुन ने घबराते हुए पूछा। राहुल ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना होगा। ट्रेन की रफ्तार बढ़ती गई और उसी के साथ ट्रेन में बैठे सारे लोग जोर जोर से हंसने लगे। हंसी इतनी तेज थी कि राहुल और अर्जुन अपने कानों को ढकने लगे। तभी एक औरत जो ट्रेन के पिछले कोने में बैठी थी, धीरे धीरे उठी और उनके पास आई। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे कि वो इसी ट्रेन का हिस्सा हो। तुम्हें इस ट्रेन की सवारी के लिए चुना गया है, उसने कहा। उसकी आवाज एकदम गहरी और खौफनाक थी। इस ट्रेन में जो भी चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। राहुल ने पीछे मुड़कर अर्जुन की तरफ देखा। हमें यहां से कूदना होगा। क्या? अर्जुन ने हक्का बक्का होकर कहा। क्या तुम पागल हो? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, राहुल चिल्लाया। दोनों ने खिड़की की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन ट्रेन की सीटें अचानक जीवित हो गईं। सीटों ने उन्हें पकड़ लिया और खींचकर अपनी जगह से हिला नहीं रही थीं। राहुल और अर्जुन ने पूरी ताकत से संघर्ष किया, लेकिन ट्रेन की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। तभी एक अजीब सा संगीत बजने लगा, जैसे कि पुराने जमाने का ग्रामोफोन हो, और उन सबकी आवाजें धीरे धीरे गायब होने लगीं। राहुल को महसूस हुआ कि उसकी आंखें बंद हो रही हैं, जैसे कि वो किसी गहरे सपने में जा रहा हो। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वो अब भी ट्रेन में था, लेकिन उसके दोस्त कहीं नहीं थे। ट्रेन अभी भी चल रही थी और उसकी खिड़कियों के बाहर सिर्फ अंधेरा था। अर्जुन, नीतू, सीमा, राहुल ने चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे ट्रेन के कोने से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे उस दिशा में चलना शुरू किया और देखा कि नीतू वहां बैठी हुई थी। नीतू, राहुल ने दौड़कर उसके पास पहुंचते हुए कहा। तुम ठीक हो? नीतू ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब सी सफेदी थी जो उसने पहले देखी थी। राहुल की सांसें तेज हो गईं। नीतू की आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और उसका चेहरा भाव शून्य था। उसने राहुल की तरफ देखा, लेकिन उसकी निगाहों में कोई पहचान नहीं थी। नीतू, ये मैं हूं। राहुल, प्लीज मुझे बताओ कि क्या हुआ, राहुल ने घबराते हुए पूछा। नीतू ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राहुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, नीतू की पूरी बॉडी कांपने लगी और उसके मुंह से एक अजीब सी आवाज निकली, एक चीख जो इंसानी नहीं थी। राहुल तेजी से पीछे हट गया और तभी उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी। राहुल, जल्दी आओ, मुझे मदद चाहिए। राहुल तुरंत अर्जुन की आवाज की दिशा में भागा। ट्रेन के अगले डिब्बे में पहुंचते ही उसने देखा कि अर्जुन भी फर्श पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें भी वही सफेदी थी। अर्जुन के पास एक परछाई खड़ी थी जो धीरे धीरे और स्पष्ट होती जा रही थी। राहुल ने टॉर्च उठाई और उस परछाई पर रोशनी डाली, लेकिन रोशनी के बावजूद परछाई गायब नहीं हुई। वह एक बूढ़े आदमी की परछाई थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। वह परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर झुकी और उसके कान में कुछ फुसफुसाया।
अर्जुन की बॉडी एकदम से सख्त हो गई और वह कांपने लगा। अर्जुन! राहुल चिल्लाया। उसने अर्जुन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को छुआ, एक जबरदस्त ठंड उसके शरीर में समा गई। उसकी उंगलियां जम गईं और उसने झट से अपने हाथ खींच लिए। ये ट्रेन तुम्हारी है, परछाई ने अचानक राहुल की तरफ मुड़कर कहा। उसकी आवाज बहुत गहरी और खौफनाक थी। जो भी इस ट्रेन में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं जाता। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मैं इस ट्रेन का रखवाला हूं, परछाई ने जवाब दिया। यह ट्रेन उन आत्माओं के लिए है जो कभी शांति नहीं पा सकी। तुमने यहां आकर बड़ी गलती की है। राहुल ने खुद को संभालने की कोशिश की। उसने अपने चारों तरफ देखा, लेकिन सब कुछ धुंधला हो रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे, लेकिन उसका शरीर अब जवाब नहीं दे रहा था। क्या मैं कभी वापस जा पाऊंगा? राहुल ने कांपती आवाज में पूछा। परछाई ने हल्के से सिर हिलाया। यहां से निकलने का एक ही तरीका है, तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा, और अगर तुम फेल हुए तो तुम भी इन आत्माओं में से एक बन जाओगे। राहुल ने गहरी सांस ली। मैं तैयार हूं, उसने कहा, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। बहुत अच्छे, परछाई ने कहा। तो चलो, अपने डर का सामना करो। ट्रेन की लाइट्स फिर से तेज हो गईं और राहुल ने देखा कि वह अब एक छोटे से कमरे में खड़ा था। कमरे की दीवारें बहुत पुरानी और जर्जर थीं और फर्श पर पानी का जमाव था। कमरे के बीच में एक टूटी हुई मेज पड़ी थी और उस पर एक पुरानी डायरी रखी हुई थी। राहुल ने धीरे धीरे डायरी की ओर कदम बढ़ाया। उसने डायरी खोली और पढ़ने लगा। डायरी में एक लड़की की कहानी लिखी थी जो बचपन में ही मर गई थी। उसकी मौत एक भयानक एक्सीडेंट में हुई थी, जिसमें उसकी ट्रेन की पटरी पर कटी हुई लाश मिली थी। जैसे जैसे राहुल ने आगे पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन रीमा थी। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। रीमा, वह फुसफुसाया। उसे याद आया कि कैसे उसने बचपन में रीमा के साथ खेलते वक्त उसे ट्रैक पर अकेला छोड़ दिया था। वह एक पल के लिए भूल गया था कि वह कहां था, और तभी ट्रेन आई और राहुल को अचानक एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा डर यही था, अपने बचपन की उस गलती का सामना करना। कमरे की दीवारें अचानक हिलने लगीं। राहुल ने चारों तरफ देखा और देखा कि दीवारों से खून बह रहा था। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी बहन रीमा की परछाई उसके सामने आ खड़ी हुई। भैया, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? रीमा की परछाई ने पूछा। उसकी आवाज बहुत मासूम और दर्द भरी थी। रीमा, मैं राहुल ने हकलाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द था, पछतावा था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, रीमा ने कहा। मुझे सिर्फ मेरा जवाब चाहिए। क्यों? राहुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत छोटा था रीमा, मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा था। मैं डर गया था और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। रीमा की परछाई एक पल के लिए चुप हो गई। फिर उसने कहा, अगर तुम सच में पछता रहे हो तो खुद को माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। राहुल का दिल भारी हो गया। उसने खुद को पहली बार माफ करने की कोशिश की। जैसे ही उसने खुद को माफ करने का फैसला किया, कमरे की दीवारें अचानक गायब हो गईं और वह फिर से ट्रेन के उसी डिब्बे में खड़ा था। अर्जुन, नीतू और सीमा सभी वहीं थे, होश में आते हुए। उनकी आंखें अब सामान्य थीं। हम वापस आ गए? अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कहा। राहुल ने सिर हिलाया। हां, लगता है हमने इसे पार कर लिया। परछाई फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा खौफ नहीं था। तुमने अपने डर का सामना किया और उसे पार किया, उसने कहा। अब तुम जा सकते हो। लेकिन बाकी लोग? राहुल ने पूछा। वे सब वही करेंगे जो तुमने किया, परछाई ने जवाब दिया। अगर वे भी अपने डर का सामना कर पाते हैं तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। ट्रेन धीरे धीरे धीमी होने लगी और आखिरकार रुक गई। दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। राहुल, अर्जुन, नीतू और सीमा सब एक एक करके बाहर निकले। जैसे ही वे ट्रेन से बाहर आए, उन्हें महसूस हुआ कि वे झटिंगा के उसी स्टेशन पर वापस आ गए थे जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ये सब क्या था? नीतू ने धीरे धीरे कहा, अब भी सदमे में। मैं नहीं जानता, राहुल ने जवाब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमने कुछ ऐसा देखा है
जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा जहां सूरज उग रहा था। मुझे लगता है हम जिंदा हैं, बस इतना ही काफी है। वे सब स्टेशन से बाहर निकले, लेकिन उनके मन में ट्रेन की वो रात हमेशा के लिए छप गई थी। जैसे ही वे गांव की तरफ बढ़े, राहुल ने अचानक रुककर पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन अब भी वहीं खड़ी थी, धुएं और धुंध के बीच छिपी हुई। क्या तुम लोग सोचते हो कि यह सब सच में हुआ था? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी संदेह था। पता नहीं, राहुल ने धीरे से कहा, लेकिन एक बात पक्की है, जटिंगा की वो भूतिया ट्रेन सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये हमारे डर का आईना है जो हमें सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। वे चारों गांव की तरफ चलते रहे, लेकिन हर कदम के साथ उन्हें एहसास हो रहा था कि वे इस अनुभव से कभी भी पूरी तरह उबर नहीं पाएंगे। राहुल के दिमाग में अब भी रीमा की वो परछाई थी। उसने खुद को माफ तो कर दिया था, लेकिन उसका दिल जानता था कि उस ट्रेन का सफर उसने कभी भी पूरी तरह नहीं छोड़ा। जैसे ही राहुल, अर्जुन, नीतू और सीमा गांव के अंदर गए, वहां की शांत हवा ने उन्हें थोड़ा सा आराम दिया। गांव वाले अभी भी सो रहे थे और सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ रहा था, लेकिन उनके कदम भारी थे और मन में अनगिनत सवाल थे। राहुल सबसे आगे चल रहा था। उसका मन अब भी रात की घटनाओं में उलझा हुआ था। उसे रीमा की वो सफेद आंखें याद आ रही थीं और उसका सवाल, तुमने मुझे क्यों छोड़ा, जैसे कि वो सवाल उसके दिमाग में गूंज रहा था। वो जानता था कि उसने उस रात अपनी गलती का सामना किया, लेकिन उसने महसूस किया कि ट्रेन का सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। क्या हम ये सब किसी को बताएंगे? सीमा ने धीरे से पूछा, जैसे कि उसकी आवाज में भी वो भय था जो उसने ट्रेन में महसूस किया था। राहुल रुका और पीछे मुड़ा। मुझे नहीं लगता कि कोई हमारी बात पर यकीन करेगा। वे बस इसे एक और कहानी समझेंगे, जैसे हमने सोचा था। लेकिन हमने जो देखा और महसूस किया वो सच था। नीतू ने सहमति में सिर हिलाया। मुझे लगता है हम सबके लिए ये सबसे अच्छा होगा कि हम इसे अपने तक ही रखें। कभी कभी सच्चाई को छुपाना भी जरूरी होता है, ताकि लोग शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। दिन बीतते गए और वे चारों धीरे धीरे अपने नॉर्मल लाइफ में वापस लौटने की कोशिश करने लगे। लेकिन ट्रेन का अनुभव उनके मन पर एक गहरे निशान की तरह था। राहुल अब भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन वो ट्रेन की कहानियां और गांव की रहस्यमय बातें उसके दिमाग में छाई रहती थीं। एक दिन ऑफिस में राहुल ने एक पुरानी किताब खोजी जिसमें जटिंगा के इतिहास और उस भूतिया ट्रेन के बारे में लिखा था। उसने ध्यान से पढ़ा और जाना कि ट्रेन के भूतों का संबंध सिर्फ उन आत्माओं से नहीं था जो उस ट्रेन में फंसी थीं, बल्कि उन डर और पछतावों से था जो लोग अपने साथ लेकर चलते थे। ट्रेन उन आत्माओं का एक कैदी खाना थी जो कभी अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पाईं, जो कभी अपने डर से उबर नहीं पाईं। वे आत्माएं ट्रेन के रखवाले बन चुकी थीं और जब तक वे अपने खुद के डर का सामना नहीं करती, वे मुक्त नहीं हो सकती। कुछ हफ्तों बाद राहुल को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक धीमी और कांपती आवाज आई, राहुल, तुमने ट्रेन देखी है ना? राहुल का दिल एकदम तेजी से धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने संदेह से पूछा। मेरा नाम अमन है, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं। मैंने भी उस ट्रेन को देखा है। मुझे भी वही अनुभव हुआ जो तुम्हें हुआ था। राहुल ने गहरी सांस ली। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम उस ट्रेन के रहस्य को हमेशा के लिए सुलझा सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम एक बार फिर से उस ट्रेन में जाएंगे तो हम उन आत्माओं को मुक्त कर सकते हैं। राहुल के अंदर कुछ हिला। उसने सोचा कि वो इस बात को पीछे छोड़ चुका था, लेकिन ये कॉल उसकी पुरानी जिज्ञासा को फिर से जगा रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं फिर से वहां जाना चाहता हूं या नहीं, उसने धीरे से कहा। कभी कभी जवाब जानने के लिए हमें अपने डर का सामना करना ही पड़ता है, अमन ने जवाब दिया। मैं जटिंगा वापस जा रहा हूं। अगर तुम साथ आना चाहो तो मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। फोन काटने के बाद राहुल सोच में पड़ गया। उसने महसूस किया कि यह मौका है अपने डर और उन सवालों का जवाब ढूंढने का जो उस रात से उसे सता रहे थे। राहुल ने अपने दोस्तों से फिर से संपर्क किया और उन्हें अमन के कॉल के बारे में बताया। अर्जुन, नीतू और सीमा सब थोड़े हिचकिचाए हुए थे,
लेकिन अंत में उन्होंने भी राहुल का साथ देने का फैसला किया। अगर हम इस बार फिर से जाते हैं, अर्जुन ने गंभीरता से कहा, तो हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। हम नहीं जानते कि इस बार क्या होगा। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पास एक प्लान होना चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम एक दूसरे का साथ दें। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हम एक टीम हैं। इस बार हम उस ट्रेन का रहस्य सुलझाकर ही रहेंगे। अगले ही हफ्ते वे चारों वापस जटिंगा की ओर निकल पड़े। रास्ते भर राहुल ने अपने दोस्तों को पुरानी किताब में लिखी जानकारियां बताईं। उन्होंने ट्रेन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा की थी ताकि इस बार वे बेहतर तरीके से तैयार हों। जटिंगा पहुंचते ही उन्होंने अमन को ढूंढा, जो स्टेशन के पास उनका इंतजार कर रहा था। वह एक दुबला पतला व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानता था जो और कोई नहीं जानता। तुम सबका स्वागत है, अमन ने उन्हें देखकर कहा। मुझे खुशी है कि तुमने आने का फैसला किया। हम इस बार क्या करने वाले हैं? नीतू ने अमन से पूछा। हम ट्रेन का इंतजार करेंगे, जैसे पिछली बार, अमन ने कहा। लेकिन इस बार हम उसके अंदर जाकर सिर्फ सच को सामने लाने की कोशिश नहीं करेंगे। हम उन आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश करेंगे। हमें उन्हें यह दिखाना होगा कि वे अब इस दुनिया में नहीं हैं और उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। रात होते होते वे सभी स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर खड़े थे। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और चारों तरफ की खामोशी अब और भी भारी लग रही थी। आधी रात का घंटा बजा और जैसे ही ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी, सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। वे सब एक दूसरे के करीब खड़े हो गए। उनकी टॉर्च की रोशनी ट्रेन की दिशा में चमक रही थी। धुंध के बीच से ट्रेन एक बार फिर से उभरने लगी। उसकी लाइट्स अब भी टिमटिमा रही थीं और धुएं की परत पहले की तरह मोटी थी। याद रखना, हम एक टीम हैं, राहुल ने जोर से कहा। कोई भी अकेला नहीं जाएगा। जैसे ही ट्रेन रुकी, उसका दरवाजा फिर से अपने आप खुल गया। लेकिन इस बार राहुल, अर्जुन, नीतू, सीमा और अमन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और साथ में ट्रेन के अंदर कदम रखा। ट्रेन के अंदर का माहौल वही था, लेकिन इस बार उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। उन फुसफुसाहटों में कराहने की आवाजें थीं, जैसे कोई दर्द में हो। हम यहां क्यों आए हैं? अर्जुन ने धीरे से पूछा। उसका गला सूख रहा था। हम यहां उन्हें मुक्त करने आए हैं, अमन ने जवाब दिया। हमें उन्हें दिखाना होगा कि उनका समय अब खत्म हो चुका है। उन्हें अब शांति मिलनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने अगले डिब्बे में कदम रखा, वे एक बार फिर से उन सफेद आंखों वाले लोगों से घिरे हुए थे। लेकिन इस बार राहुल ने महसूस किया कि वे लोग उनकी तरफ देख नहीं रहे थे, बल्कि वे किसी और चीज की तरफ देख रहे थे। एक और दरवाजा जो डिब्बे के अंत में था। वो दरवाजा, नीतू ने धीरे से कहा। क्या हमें वहां जाना चाहिए? अमन ने सिर हिलाया। हमें सच जानना है तो हां, हमें उस दरवाजे के पास जाना होगा। वे सब धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, ट्रेन का माहौल और भी अजीब हो गया। चारों तरफ से ठंडी हवाएं चलने लगीं और ट्रेन की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। अमन ने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला, वे सब एक गहरे अंधेरे कमरे में खिंच गए। कमरा बिल्कुल खाली था। सिर्फ एक पुराने लकड़ी के स्टूल पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी के हाथ पुराने और झुर्रीदार थे, जैसे उन्होंने सदियों का समय देखा हो। राहुल, अर्जुन, नीतू, सीमा और अमन ने सावधानी से कदम बढ़ाया। ट्रेन के अंदर की अजीब सर्द हवा ने उन्हें कंपा दिया था, लेकिन वे अपने संकल्प में दृढ़ थे। आप कौन हैं? अमन ने साहस जुटाकर पूछा। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और जैसे ही उसकी आंखें सामने आईं, एक भयंकर सन्नाटा कमरे में फैल गया। उसकी आंखें खाली, गहरी और अंधेरी थीं, जैसे वे सीधे आत्मा के अंदर झांक रही हों। मैं इस ट्रेन का कैदी हूं, आदमी ने धीरे से कहा। उसकी आवाज एक गहरे भयानक गूंज के साथ गूंज रही थी। मेरा नाम करण है और मैं वह हूं जिसने इस ट्रेन को हमेशा के लिए शापित कर दिया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम्हारा मतलब क्या है? तुमने इस ट्रेन को श्रापित क्यों किया? करण ने एक गहरी सांस ली और उसकी आंखों में दर्द और दुहक की छाया आ गई।
मैं एक समय में इस ट्रेन का ड्राइवर था, उसने कहा। हम एक तूफानी रात में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में बहुत से लोग थे, परिवार, बच्चे, बूढ़े। अचानक ट्रेन ने अपनी पटरी छोड़ दी और एक घाटी में गिर गई। कोई भी जीवित नहीं बचा। नीतू ने अपनी सांसें थाम ली। लेकिन तुम कैसे बच गए? मैं नहीं बचा, करण ने धीरे से कहा। उसकी आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं भी उन मृतकों में से एक था, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी, क्योंकि मुझे अपनी गलती का पछतावा था। मैंने उस ट्रेन को तब भी चलाया था जब मुझे पता था कि मौसम खतरनाक था। मैंने अपने खुद के लालच के कारण उन सभी की जान ली, सीमा ने डरते हुए पूछा। और तब तुमने ट्रेन को श्रापित कर दिया? करण ने सिर हिलाया। हां, अपने गुस्से और दुख में मैंने इस ट्रेन को श्रापित कर दिया कि यह हमेशा के लिए इन आत्माओं की कैद रहेगी। कोई भी जो इसमें प्रवेश करेगा, उन्हें भी उन्हीं की तरह कष्ट झेलना होगा। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह श्राप इतने लोगों को प्रभावित करेगा। मैं अब इस ट्रेन का रखवाला बन गया हूं, हमेशा के लिए यहां फंसा हुआ। अमन ने गहरी सांस ली और करण की ओर देखा। अगर तुम सच में पछतावा महसूस करते हो, तो क्या तुम इस श्राप को खत्म नहीं कर सकते? करण की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक आई। अगर तुम लोग मेरी मदद कर सको, तो शायद मैं इस श्राप को तोड़ सकता हूं। हमें उन आत्माओं को यह दिखाना होगा कि वे अब भी अपने दुख में कैद नहीं रह सकती। उन्हें शांति से आगे बढ़ना चाहिए। राहुल ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हमें क्या करना होगा? करण ने धीरे धीरे अपनी जगह से उठते हुए कहा, हमें उन्हें उनकी पिछली जिंदगी से मुक्त करना होगा। हमें उन्हें यह समझाना होगा कि अब उनका समय आ गया है आगे बढ़ने का। करण ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ट्रेन में एक गहरी गूंज सुनाई दी। अचानक ट्रेन के अंदर की दीवारें हिलने लगीं और उन सफेद आंखों वाले लोगों की आत्माएं कमरे के चारों ओर दिखाई देने लगीं। अर्जुन, नीतू और सीमा ने खुद को एक दूसरे के करीब खींच लिया, जबकि अमन और राहुल ने करण की तरफ देखा, यह समझने की कोशिश करते हुए कि अब उन्हें क्या करना होगा। करण ने जोर से कहा, तुम सब यहां फंसे हुए हो क्योंकि तुम्हारे दिल में अब भी डर, दुख और पछतावा भरा हुआ है। लेकिन अब तुम्हारा समय आ गया है इसे छोड़ने का। राहुल ने आगे बढ़कर कहा, तुम सब ने जो भी सहा है हम समझते हैं, लेकिन अब तुम्हें अपने दुख और पछतावे से मुक्त होने की जरूरत है। यह ट्रेन अब तुम्हारी कैद नहीं है। जैसे ही राहुल ने यह शब्द कहे, एक चमकदार रोशनी कमरे के अंदर फैल गई और एक एक करके आत्माओं के चेहरे शांत होने लगे। वे एक एक कर अपनी जगह से उठने लगे, जैसे उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो। करण ने धीरे से सिर झुकाया। धन्यवाद, उसने कहा, तुम सबने मेरी आत्मा को भी मुक्त कर दिया है। जैसे ही करण ने यह कहा, वह खुद भी धीरे धीरे गायब होने लगा और ट्रेन का कमरा एक बार फिर से खाली हो गया। ट्रेन अचानक से एक झटके के साथ रुक गई। राहुल, अर्जुन, नीतू, सीमा और अमन ने देखा कि ट्रेन का दरवाजा खुल चुका था और वे एक बार फिर से जटिंगा स्टेशन पर खड़े थे। उन्होंने ट्रेन से बाहर कदम रखा और जैसे ही उन्होंने मुड़कर ट्रेन की तरफ देखा, वह धीरे धीरे धुंध में घुलने लगी और कुछ ही पलों में गायब हो गई। गांव की हवा में अब एक नई ताजगी थी, जैसे कि एक पुराने भारी बोझ से मुक्त हो गई हो। राहुल ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और मुस्कुराया। हमने इसे कर दिखाया, उसने कहा। हमने उस ट्रेन का श्राप तोड़ दिया। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में राहत और खुशी थी। हां, हमने उन्हें मुक्त कर दिया और शायद अब हम भी आगे बढ़ सकते हैं। अमन ने आसमान की तरफ देखा, जहां सूरज अब पूरी तरह उग आया था। शायद हमें भी अपनी गलतियों और डर से मुक्त होने की जरूरत थी और अब हमें भी शांति मिल गई है। नीतू ने गहरी सांस ली और कहा, यह एक नया सवेरा है हम सबके लिए। सीमा ने सहमति में सिर हिलाया। हां, अब हम सब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं बिना किसी डर के। वे सब गांव की तरफ लौटने लगे। उनके दिल हल्के थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जटिंगा की वो रात हमेशा उनकी यादों में रहेगी, लेकिन अब वह एक डरावनी कहानी नहीं थी। अब वह एक ऐसी कहानी थी जिसने उन्हें उनकी जिंदगी के सबसे बड़े डर का सामना करना सिखाया था और उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया था। जैसे ही वे गांव के अंदर पहुंचे, राहुल ने पीछे मुड़कर आखिरी बार
उस जगह की तरफ देखा जहां ट्रेन खड़ी थी। उसने महसूस किया कि वह अब एक नई शुरुआत के लिए तैयार था, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए साहस के साथ। और इसी तरह जटिंगा की वो भूतिया ट्रेन, जो एक समय में डर और रहस्य का प्रतीक थी, अब शांति और मुक्ति की कहानी बन गई थी। अर्जुन ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो घर चलें। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चलो, हमारे पास अब एक नई कहानी है बताने के लिए। और वे सब साथ में गांव की उन सड़कों पर चलने लगे जो अब पहले से कहीं ज्यादा रोशन और खुशनुमा लग रही थीं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक नई और रोमांचक कहानी के साथ।